चैप्टर 4 इंटीग्रेशन का है जिसे हम स्टार्ट कर चुके हैं 4.2 एरिया के नेम से, विच मीन एरिया अंडर द कर्व, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द सिग्मा नोटेशन, जो वेरी फर्स्ट स्टार्ट ऑफ द चैप्टर 4 पे भी हमने जाना था। इन डेप्थ इन तमाम चीज़ों को 4.2 पे बताया गया जो इस सेशन का पार्ट रहेगा। एज अ वीडियो फर्दर कंटिन्यू रखने से पहले बताता चलूँ कि प्रीवियसली तमाम वीडियोज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। फ़ाद हुसैन CS से सर्च करने के बाद आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आएंगे, इसके प्लेलिस्ट पर जाएंगे जहाँ डिफरेंट डिसिप्लिन्स की वीडियोस मौजूद है, विद ईज इन वॉच किया जा सकता है। जबकि इन वीडियोस पे इस्तेमाल होने वाले कंटेंट रिलेटेड मटीरियल विच मीन प्रेजेंटेशन, स्लाइड कोड, ये तमाम चीज़ें मेरे ब्लॉग फाद हुसैन CS blogspot.com पर है। तमाम मटेरियल को फ्रीली डाउनलोड करके यूज़ किया जा सकता है। तो चैनल पर अगर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आप सीखते रहें। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। सो फ्रॉम द स्टार्टिंग, सिग्मा नोटेशन एक ऐसे नोटेशन सिंबल्स है जो हम लीनियर अलजेब्रा या बेसिक ऑफ मैथ से पढ़ते आते हैं। ये नोटेशन हमें ये बताता है कि मल्टीपल्स वैल्यूज़ को अगर हमें सम अप करके एक जगह दिखाना हो, यानी नोटेशंस वाइज रिप्रेजेंट करना हो कि यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज़ आपस में ऐड हो रही हैं, सम हो रही हैं, तो उसे इस सिग्मा नोटेशन के जरिए से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो द डेफिनेशन सेज द सम ऑफ द n term, which means there is a n term. The terms are start from the a1, a2 till to the value of an is written in this form. The summation sign of ai where I is equal to 1 to n, यानी जो a के टर्म्स हैं दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to n और n की जो भी वैल्यूज होगी वो यहाँ लिखी जाएगी। इस शॉर्ट नोटेशन को हम सिग्मा नोटेशन कह रहे होते हैं, और इस सिग्मा नोटेशन को जब आप अलजेब्रिक फॉर्म पर एक्सपेंड करते हैं तो दैट इज रिप्रेजेंट इन दिस फॉर्म। अब अगर मैं n की वैल्यू 6 कर देता हूँ तो इसका मतलब है a1 to a6 जाएगी, n की वैल्यू 10 कर दिया जाए तो ये 10 तक जाएगी। सो वेयर I इज द इंडेक्स ऑफ द समेशन, ai इज द ith term of the sum and the upper and lower bound of the summation are n and 1। ठीक है, यानी ये जो 1 और n लिखा गया है ये अपर एंड लोअर बाउंड है, यानी स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यूज है। अगर एग्जांपल्स ऑफ सिग्मा नोटेशंस देखें तो हमारे पास 5 एग्जांपल्स हैं। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द a हेयर, i की वैल्यू 1 से 6 तक चल रही है, जबकि i यहाँ पर सिंपल i लिखा हुआ है तो इसका मतलब है हम डायरेक्टली 1 ही लेंगे, तो 1 से लेकर 6 तक की वैल्यूज का समेशन। अब यहाँ पर जो सिस्टमेटिकली एक्सप्रेशन, सिर्फ इसकी मैं बात करूँ तो ये एक्सप्रेशन के फॉर्म पर है i+1। अब i की वैल्यू से स्टार्ट हो रही है 0 से 5 तक, तो 0+1, ठीक है, 1+1, 2+1 एंड सो ऑन। तो इस तरह से जो रिजल्ट आ रहा है उन तमाम वैल्यूज़ का सम इस तरह से लिखा जा रहा है j², यानी j की जो भी वैल्यू होगी उसका स्क्वायर किया जाएगा। दैट द वैल्यू ऑफ j इज स्टार्ट फ्रॉम 3 to onward 7, तो 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर, ऑल द वैल्यूज आर हेयर and the square of these values are after that sum up. Similarly 1/n k square plus 1, तो k की वैल्यूज स्टार्ट हो रही है 1 से n तक। अब n की जो भी वैल्यूज होगी, फॉर एग्जांपल 10 लिखी जाती है तो इस n की जगह 10 आ जाएगा, और क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 स्क्वायर प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 1, 3 स्क्वायर प्लस 1 एंड सो ऑन। क्योंकि n की वैल्यूज नहीं बताई गई है तो इस वक्त नोटेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। And the last one, fxi del x, that's a very important thing that is normally used to represent the area under the curve in a summation or the sigma notation form, f of xi del x। अब i की वैल्यू 1 से n तक जा रही है, तो जब 1 से n तक जा रही है तो fx1 del x, fx2 del x till to the value of fxn del x। तो ये कुछ बेसिक डेफिनेशन हो गई सिग्मा नोटेशंस की, सिग्मा नोटेशंस को लिखने का तरीका और उसे अंडरस्टैंड करने का तरीका। एग्जाम्पल अकॉर्डिंग टू द बुक 2 में हमें इवेल्युएट करना है सम की वैल्यूज़ को बाय यूजिंग दी i+1 देन n स्क्वायर। ठीक है, तो i+1 करने के बाद इसे डिवाइड किया जा रहा है n स्क्वायर से। लेकिन इससे पहले हम समेशन रूल्स पे थ्योरम 4.2 को देख लेते हैं। अगर समेशन ऑफ c लिखा जा रहा है तो ये बराबर होगा c ऑफ n के। c ऑफ n का मतलब ये हुआ कि i की जितनी भी वैल्यूज होगी n तक वो c के साथ लिखी जा रही होगी। ठीक है, हम इस नोटेशन को c ऑफ n के बराबर लिख सकते हैं, वेयर c इज अ कांस्टेंट टर्म एंड nth इज अ टर्म दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to n। सिमिलरली समेशन ऑफ i अगर लिखा जा रहा है तो समेशन ऑफ i को मैं इस फॉर्मूले पे भी एक्सपेंड कर सकता हूँ बेस्ड ऑन द थ्योरम। ठीक है, एक्चुअली ये नेचुरल नंबर के सम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है n मल्टीप्लाई बाय n+1 डिवाइड बाय 2, तो इस एक्सप्रेशन यानी इस पार्ट को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, बोथ आर सेम। सिमिलरली अगर मैं नेचुरल नंबर के स्क्वायर की बात करूँ तो समेशन ऑफ i स्क्वायर को हम इस फॉर्मूले पे भी एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, और क्यूब को इस तरह से लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये थ्योरम वेज कुछ बेसिक रूल्स थे। आप चाहें तो इस नोटेशन को इस फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, और इसी तरह से इस नोटेशन को इस फॉर्म पे भी लिखा जा सकता है। एंड सिमिलरली क्यू फॉर दिस नोटेशन, द बोथ साइड ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर द सेम। तो बेस्ड ऑन दिस जो हमें इवेल्युएट करना है वो i+1 डिवाइड बाय n स्क्वायर को करना है, जबकि n की वैल्यू 10, 100, 1000 एंड 10,000 है।
तो अप्लाइंग द थ्योरम 4.2, अगर मैं 4.2 के रिस्पेक्ट से इस पर थ्योरम अप्लाई करूँ तो हमने 1/n² को सेपरेट किया और समेशन की वैल्यूज अप्लाई कर दी i+1 पे। क्योंकि ये i है और ये +1 है, तो क्या मैं इस समेशन को इस i के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 1 के साथ भी कर सकता हूँ, और ये ऐड हो रहे हैं। तो देखो मैंने यही किया है यहाँ पर, ठीक है, दोनों वैल्यूज को प्लस के साथ दिखा दिया। अब क्योंकि ये i सिंपल i पे है और अभी हमने देखा कि सिंपल i पे इस टेक्निक को इस्तेमाल किया जा सकता है, तो मैंने i की जगह ये लिख दिया, जबकि 1 की जगह पर n लिखा जाएगा। ये देखो कांस्टेंट की जगह क्या लिखा जा रहा है, n, तो n 1 सा n, ठीक है, यानी अगर 2n होता तो मैं 2n लिख देता, cn लिखने का मतलब ये, तो यहाँ पर मैंने n लिख दिया। एसएम लिया गया, सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा आंसर आ गया n+3 डिवाइड बाई 2n। Now you can evaluate the sum by the substituting the appropriate values of n as shown in the table of at the left side। तो जो बुक में टेबल मौजूद है अभी हम उससे देख भी लेंगे। तो सिंपली मतलब ये हुआ कि हमने थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इसे सिंप्लीफाई फॉर्म पर लिख लिया। अब जो भी n की वैल्यूज है, जैसे ये n की वैल्यूज हमें दी गई है, ठीक है, अब इस n की वैल्यूज को आप एक दफ़ा n की जगह 10 लिख दें, 100 लिख लें, 1000 लिख लें, और इसी तरह से 10,000 लिखकर से सॉल्व कर लें। दैट विल शो द योर आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड कि सिग्मा नोटेशंस क्या हैं, रूल्स क्या हैं और किस तरह से उसे सॉल्व किया जाता है। अब बारी आती है उन ग्रीक मैथड्स की जिसे हम मेथड ऑफ एक्सहॉर्शंस कह रहे होते हैं। ये मेथड क्या है, देखें, इनिशियली ग्रीक पर जब हमें रेक्टेंगल्स का पता चला कि रेक्टेंगल्स के एरिया किस तरह से निकाला जाता है, तो उस बेस पर जो डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं, उन शेप्स के एरिया को फाइंड करने के लिए एक स्ट्रेट लाइंस को यूज़ किया गया। जैसे अगर मैं पैरेललोग्राम की बात करूं, हेक्सागोन की बात करूं, पॉलीगॉन की बात करूं, तो क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप नहीं होता बल्कि थोड़ा सा टिल्ट होता है, तो अगर मैं इस पूरे रीजन को सेंटर से इस तरह से स्ट्रेट लाइन से डिवाइड कर दूं तो ये 2 ट्राइंगल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि हम ट्राइंगल के एरिया को जानते हैं, इन दोनों के ट्राइंगल को फाइंड करने के बाद इन दोनों को सम कर देंगे, दैट विल बी द एरिया ऑफ दिस वन। सिमिलरली हेक्सागोन के लिए अगर मैं एक सेंट्रल पॉइंट बनाऊं और यहाँ से या फिर इस कॉर्नर से एक एक स्ट्रेट लाइन बनाते जाऊं, ठीक है, जो इसके जॉइंट्स हैं, और इन जॉइंट से बनाने के बाद हमारे पास डिफरेंट नंबर्स ऑफ द ट्राइंगल्स आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 को हम सम अप करेंगे, दैट्स द एरिया ऑफ दिस वन। सेम फॉर द पॉलीगॉन, 1 2 एंड 3, एंड सम ऑफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 3। सो व्हाट अबाउट द एरिया ऑफ द सर्कल? एरिया ऑफ द सर्कल निकालने के लिए जो एग्जॉशन मेथड था, उस मेथड के मुताबिक हमने क्या किया, हमने हेक्सागोन लिया, 2 हेक्सागोन, ठीक है, ये आउटर हेक्सागोन है और ये इनर हेक्सागोन है। इन दोनों के दरमियान हमने एक सर्कल को फिल कर दिया, यानी सर्कल इसके अंदर मौजूद है। अब हम क्या कर रहे हैं, आउटर एंड इनर हेक्सागोन की जो नंबर्स ऑफ द काउंट है हेक्सागोन का, उस हेक्सागोन की काउंट को बढ़ाते जा रहे हैं। और जैसे इनिशियली आप देखें यहाँ पे हेक्सागोन की काउंट जो है वो 6 है, ठीक है, 1 इस लाइन को, 2 3 4 5 एंड 6 है। अब जैसे जैसे ये एक्सपेंड होता जाएगा, यानी हेक्सागोन को हम सो ऑन विद रिस्पेक्ट टू द काउंट बढ़ाते जा रहे हैं, तो हम देखेंगे कि ये जैसे जैसे काउंट बढ़ता जाएगा, जैसे इस इमेज पे देखें तो इसके 12 है, तो ये क्या हो रहा है, सर्कल के बराबर होने लग रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं n को एक्सटेंड करूं टिल टू द वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि ये हेक्सागोन पॉलीगॉन कन्वर्ट हो जाएगा उस सर्कल में। लिहाजा बेस्ड ऑन दिस n values we can find the limit by using the approximation rule of the limit है, ठीक है। सेम टेक्निक्स हम सर्कल के उस वक्त भी निकाल रहे होते हैं जब हम लिमिट की डेफिनेशन पे देख रहे होते हैं, लेकिन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन हमें ये बता रहा होता है कि हम किस तरह से 2 पॉलीगॉन या हेक्सागोन का इस्तेमाल करते हुए उसके नंबर्स ऑफ दी स्केल्स को बढ़ाकर एरिया ऑफ सर्कल मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें या मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन उस वक्त तक तो यूजफुल था जब हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप्स होते थे, लेकिन जब हमारे पास कुछ इस तरह के शेप्स आने लगे टू फाइंड द एरिया, जिसको हम किसी स्ट्रेट लाइन से फाइंड नहीं कर सकते थे। फॉर एग्जांपल हम इस तरह से कोई एरिया बना लें या इसी तरह से इस तरह से कोई एरिया बना लें, तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए स्ट्रेट लाइन यूजफुल नहीं होता था, यानी पॉलीगॉन हेक्सागोन के अंदर हम स्ट्रेट लाइन ही यूज़ कर रहे होते हैं। लिहाजा इस मैथड को रिजॉल्व करने के लिए कैलकुलस से हमें ये टेक्निक दी जिसे हम इंटीग्रेशन या फिर एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो इस इंटीग्रेशन के ज़रिए से इस तरह के शेप्स का एरिया फाइंड करना शुरू हमने की। तो लिहाजा इस जो मेथड के अंदर बताया गया हमें, यानी जो टाइटल है हमारे इस टॉपिक का, वो एरिया है 4.2 का। अब यहाँ से वही कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है जो हमने फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर 4 भी पढ़ा था, लेकिन ये रिजर्व्ड है चैप्टर 4 का 4.2 एरिया के लिए। लिहाजा हम उन चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं, इंक्लूडिंग द अनदर प्रॉपर डेफिनेशन। इस वक्त हमारे पास एक फंक्शन है y = f(x) जो इस तरह से शेप बना रहा है, ठीक है। इस शेप के मुताबिक ये ओरिजिनल एक फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इक्वल टू y = f(x). ओके,
अगर मुझे 2 पॉइंट्स दिए जाए, यानी ये ए पॉइंट दिया जाए और ये बी पॉइंट दिया जाए, ठीक, जो कि यहाँ पर मौजूद है, और कहा जाए कि इस एरिया को आप फाइंड करें, क्योंकि ये कर्व है, ठीक है, यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन से एरिया फाइंड नहीं किया जा सकता, तो हमें ये एरिया फाइंड करना है। लिहाजा इनिशियली अकॉर्डिंग टू द सिग्मा रूल या सिग्मा नोटेशन, अगर मैं अपने इस ओरिजिनल फंक्शन को जो यहाँ मौजूद है, इसे इस तरह के डिफरेंट नंबर ऑफ द रेक्टेंगल बॉक्सेस में कन्वर्ट करूँ, तो इन तमाम रेक्टेंगल बॉक्सेस के जो एरियाज हैं, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया हम जानते हैं, इन तमाम रेक्टेंगल्स एरियाज के एरिया को अगर हम सम अप कर लें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द एरिया ऑफ दिस कर्व अंडर, ठीक है, अंडर एरिया अंडर द कर्व दिस जो है वो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट अप्रोच जो हमारे इस फंक्शन पे मौजूद है डिफरेंट नंबर ऑफ द रेक्टेंगल्स के साथ, इसे हम टेंजेंट लाइन टेक्निक कहते हैं। कैसे? क्योंकि आप देख रहे हो कि जहाँ पर टेंजेंट है वहीं पर हमारे इस रेक्टेंगल बॉक्स का जो है वो एक नोक भी मौजूद है, ठीक है, ऐसा ही हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक। अच्छा, इस फर्स्ट टेक्निक के मुताबिक जब हमने रेक्टेंगल बॉक्स बनाना शुरू किया तो हमने एक जगह राइट अप्रोच इस्तेमाल करना किया और एक जगह हमने लेफ्ट अप्रोच इस्तेमाल किया। कैसे? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रेंज स्टार्ट हो रही थी ए से, ठीक है, बी तक, तो अगर मैं राइट टेक्निक इस्तेमाल करूं तो ए के इस पॉइंट को हमने इस तरह से रेस किया, जैसे ये फंक्शंस की लाइन पर टच हुआ वहां से हमने एफ ऑफ वाई मालूम कर लिया। आप एफ ऑफ वाई कह सकते हैं, एस ऑफ एन कह सकते हैं, डिफरेंट वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। मैं इस वक्त यहाँ पर एफ ऑफ एक्स वन लिख रहा हूँ, ठीक है, और इसके साथ ये सेकंड लाइन है, इस सेकंड लाइन को हम लेकर गए ऊपर की तरफ और जहां से ये टच कर रहा है फंक्शन को वहां से हमने इस तरह से कर लिया, एंड सो ऑन। अब जब ये तमाम टच लाइन यहाँ से बन गए तो हम जहां से फंक्शन को टच कर रहे हैं वहां से रेक्टेंगल बॉक्स को फिल कर दे जाएंगे। देखें, इन साइड पे ये तमाम बॉक्सेस फिल होते जा रहे हैं सेम टैक्टिक के साथ। अब जो एक्स्ट्रा रीजन बचा यहाँ पर, इसको हम इस तरह से फिल कर देते हैं। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, जब हम इसके एरिया को फाइंड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमें एरिया देगा, अप्रॉक्सीमेटली एरिया अंडर द कर्व दे रहा होगा। इस टेक्निक को जो मैंने यहाँ पर मालूम किया है इसे हम लोअर सम कहते हैं, ठीक है। लोअर सम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रेक्टेंगल्स जो है एरिया अंडर द कर्व के नीचे है, यही वजह है कि दैट इज इक्वल टू लोअर सम। इसी चीज़ को आप रिवर्स कर दो, क्योंकि मैंने राइट हैंड टेक्निक इस्तेमाल की थी, अब मैं लेफ्ट साइड से चलूंगा। स्टार्ट यहाँ से हो रहा है तो ये इसका लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड को ऊपर लेके जाए, जहाँ लाइन पर टच हो रहा है वहाँ छोड़ दें। फिर इस फंक्शन के देखें तो इसका भी ये लेफ्ट साइड है, इसे छोड़ दें, एंड सो ऑन तमाम के लिए, नॉट दिस वन। अब यहाँ से मैंने इस तरह से कर्व बना लिया, यहाँ से इस तरह से। अब ये इसे टच करने के लिए मैंने ये कर लिया, तो फर्स्ट वाले लाइन से कंप्लीट भी करनी है। देखो, फर्स्ट वाले से कंप्लीट करता जा रहा हूँ सबको। अब इसमें जो एरिया कर्व बना रहा है वो ऊपर की तरफ बना रहा है, ये एक्स्ट्रा कर्व, ठीक है, और नीचे तो ऑलरेडी ही फिल्ड है क्योंकि ये हमने अपर सम को यूज किया। अब ये जो टेक्निक है ये भी हमें अप्रोक्सीमेटली एरिया देगा इंक्लूडिंग द अपर एरिया, इसमें अपर एरिया भी मौजूद है। इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल जो एरिया अंडर द कर्व है वो इन दोनों के दरमियान लाए करता है, इन दोनों के दरमियान पर हमारा एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व मौजूद है। तो इस टेक्निक्स को जिसमें हम ये देखते हैं कि एरिया अंडर द कर्व यूजिंग द लोअर सम या अपर सम इस्तेमाल किया जा रहा होता है, ये इंटीग्रेशन का एक इम्पॉर्टेंट एसेंस है जिस बेस पर हम एरिया अंडर द कर्व को डिफरेंट टेक्निकल एस्पेक्ट से देखते हैं। इन एस्पेक्ट को लोअर सम या फिर अपर सम कहा जा रहा होता है। इन टेक्निकल वर्ड एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स और एरिया ऑफ द सर्कमस्क्राइब्ड रेक्टेंगल्स इसे कहा जा रहा होता है। अब इसे समझने के लिए एस ऑफ एन या फिर कैपिटल एस ऑफ एन लिखा गया है। सम बुक्स जो है वो उसे कैपिटल एम और स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर रही होती है। अगर मैं लोअर सम की बात करूं तो समेशन ऑफ द ऑल वैल्यूज एफ ऑफ एम आई डेल एक्स। अब डेल एक्स क्या है? देखो, डेल एक्स जो है एक्स एक्सिस के डिफरेंसेस है, यानी इन दोनों का डेल एक्स वन, डेल एक्स टू, डेल एक्स थ्री, डेल एक्स फोर, डेल एक्स फाइव एंड सो ऑन। जबकि एफ ऑफ एम आई जो है ये एफ ऑफ एक्स वन जो लिखा है मैंने, एफ ऑफ एक्स टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा, फाइव होगा, इस तरह से ये तमाम वैल्यूज हैं। सेम फॉर दिस लॉजिक एज वेल। तो इन तमाम वैल्यूज का जो सम अप होगा वो हमें लोअर सम देगा। इसी तरह से यहाँ पर जो वैल्यूज है वो हमें कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल एम है, यानी एक्स एक्स वाई की वैल्यूज एक्स के रिस्पेक्ट से, जबकि ये हमारा डेल एक्स होगा, डेल एक्स वन टू थ्री टिल टू द वैल्यू ऑफ डेल एक्स एन, ठीक है, बी तक जो लास्ट तक जा रहा है, इसे हम इस तरह से मालूम कर रहे होंगे। So that is the simplest thing to find the area under the curve using the approach of the upper sum and lower sum। और जब भी हमें टेक्निकली को क्वेश्चंस दिया जाता है तो हम इन्हीं दोनों को यूज करते हुए बताते हैं कि जो एक्चुअल एरिया अंडर द कर्व होगा वो इन दोनों के लाए, इन दोनों के बिटवीन कहीं ना कहीं मौजूद होगा, राइट। ओके, अभी हम बुक पे जाएंगे, फर्दर एग्जांपल्स भी देखेंगे। इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स को जो मैंने यहाँ पर लोअर सम या अपर सम से रिप्रेजेंट किया है, इसके लिए हमारे पास एग्जाम्पल 3 है। अप्रॉक्सीमेटली द एरिया ऑफ द प्लेन रीजन वेयर द फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5।
तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का फंक्शन है जो कि ब्लैक लाइन पर मौजूद है, ठीक है। आई एम गोइंग टू जूम इट नाउ, ये ठीक है। तो इस वक्त जो है मैं अंडर पर मौजूद हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं अबव पे मौजूद हूँ, ठीक है। तो हियर इज अ ग्रेटर देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स, ठीक है, जबकि जो लाइन जो है वो ऊपर है, जबकि यहाँ लाइन जो है वो ऊपर की तरफ है, तो लेस देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल्स पे ये चीज़ होगी, बिल्कुल वही चीज़ जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड पे यहाँ पर देखा हुआ है, ठीक है, लोअर सम एंड अपर सम। तो अगर मैं इसे लोअर सम कह रहा हूँ इस बॉडी को, इन शॉर्ट लोअर सम, तो हमें जो एक्सेस की वैल्यूज दी गई है रीजन वाइज, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2, यानी ये 0 है तो ये 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो x एक्सेस की वैल्यूज फाइंड करने का तरीका होता है वो b माइनस ए डिवाइड बाय n होता है, यानी जो एक्सेस की वैल्यूज लिखी जा रही है ना यहाँ पर वो है b माइनस ए डिवाइड बाय n, ठीक है। आप x2 x1 कह सकते हो और n जो है वो टोटल इसके वैल्यूज, तो इसके जरिए से ये वैल्यूज निकाली जा रही है जो कि यहाँ पर मौजूद है। अगर आप देखें द राइट एंड पॉइंट ऑफ द 5 इंटरवल्स आर 2/5i, ठीक है, जो एंड पॉइंट है वो 2/5 है जो यहाँ पर मौजूद है, वेयर i इक्वल टू 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 and 5. The width of the each rectangle is 2/5 and the height of the each rectangles are obtained by evaluating f at the right end point of each interval. यानी अगर मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ राइट पे तो ये यहाँ से मिलेगा मुझे, ठीक है। इसी तरह इसकी पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा, राइट से जो भी f की वैल्यूज यहाँ पे मिल रही होगी मुझे वो इसके y की वैल्यूज होंगी। So by using this technique, these all are the coordinates of the x-axis 0 to 2/5. देखो 0 to 2/5, फिर 2/5 से 4/5, 4/5 से 6/5, 6/5 से 8/5 and 10/5. These all are the axis values. And based on this lower sum, some of these all values are here by using the sigma notation. Very simple, ठीक है। Width and height दोनों values को ली, sum up किया, simplify किया, this is the area 6.48. ये एग्जाम्पल मैं प्रीवियस सेशन पे भी बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एरिया को कवर कर रहे हैं तो मैं दोबारा इन चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ। अब हमें अपर सम की बात करनी है। अब अपर सम के लिए रेक्टेंगल का रीजन ऊपर है, सेम फंक्शंस के साथ ये मौजूद है, 2/5 i माइनस 1, 2/5 i माइनस 1 है यहाँ पर, ठीक है, वेयर i इक्वल टू 1 2, क्योंकि हम यहाँ पर लेफ्ट साइड को लेकर चलेंगे, ठीक है, हर फंक्शन के लेफ्ट साइड को मैं लेकर चल रहा हूँ। सो दीज आर द एरिया वेयर द रेक्टेंगल रीजन 2/5 और जो y एक्सिस की वैल्यूज होगी वो इनके जरिए से निकाली जा रही होगी, जो भी हमारे रीजन्स की यहाँ पर वैल्यूज आ रही होगी। सो बेस्ड ऑन दिस द लेफ्ट हैंड पॉइंट और द लोअर सम ऑफ दिस वैल्यूज आर हेयर। तो i माइनस यहाँ पर जो हमने देखा i माइनस 1 के रिस्पेक्ट से था, तो जो हाइट वैल्यूज आ गई समेशन रूल के मुताबिक वो ये होगी 2i माइनस 2 डिवाइड बाय 5, जबकि विड्थ हमेशा सबके लिए 2.5 रहेगा। इसे मैंने सिंप्लीफाई किया, द आंसर विल बी 8.08, विच मीन ये जो वैल्यूज थी वो हमारे लोअर सम की थी और ये जो थी वो अपर सम की थी। तो वी कैन से दैट द एरिया ऑफ रीजन, द एरिया ऑफ दिस रीजन बिटवीन दिस वैल्यू, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वो इस वैल्यूज के दरमियान होगा, जो हमने टेक्निकली क्वेश्चन में भी सॉल्व करके देख लिया। सो दैट्स ऑल अबाउट द अपर सम एंड लोअर सम कॉन्सेप्ट ऑफ अकॉर्डिंग टू द मेथड ऑफ द एरिया और द एक्सट्रॉक्शन मेथड, टू अंडरस्टैंड कि ये मेथड की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी, इंटीग्रेशन हमें किस तरह से टेक्निकल इन चीज़ों को रिजॉल्व करके दे रहा है। बुक पे चलते हैं, कुछ मजीद क्वेश्चंस देखेंगे ताकि अपर लोअर का कॉन्सेप्ट हमें मजीद अच्छे तरीके से समझ पे आए। ओके, एग्जाम्पल 4 है, अपर एंड लोअर सम फॉर द रीजन हमें निकालना है। फंक्शन हमें एक्स स्क्वायर का दिया गया है, जबकि रीजन जो है वो 0 से 2 के दरमियान दिया गया है। एक्स स्क्वायर का फंक्शन कुछ यूँ बन रहा होता है, यहाँ से भी पार्ट होगा हमारा, क्योंकि रीजन में बता दिया गया है कि वो 0 से 2 के दरमियान है, लिहाजा हमने इस पार्ट को इग्नोर कर दिया। डेल एक्स निकालने के लिए जैसा भी मैंने स्लाइड भी बताया, b माइनस एन डिवाइड बाय एन, b माइनस ए डिवाइड बाय एन यूज़ किया जाता है, तो 2/n यहाँ पर जो है वो पार्टीशनिंग वैल्यूज बन रही है। तो बेस्ड ऑन दिस the partition of the interval is 0 2 into n sub interval, each of the width will be 2/n, and according to the diagrams are here, जिसमें आप regions को देख रहे हैं कि इस तरह से region बन रहा है कि यार ये 0 है तो ये हमारा मिड पॉइंट है, ये 1 है तो इसका ये मिड पॉइंट है, ये 2 है तो यहाँ पर ये चीज़ खत्म हो गई, ठीक है। अब मिड पॉइंट के लिए यानी लेफ्ट एंड पॉइंट एंड राइट एंड पॉइंट कैसे निकाला जा रहा है, इस चीज़ को हमें टेक्निकली समझना है। द फिगर 4.12 which means this one 4.12, the end point of the sub-interval and several inscribed and circumscribed rectangles, ये उसी की बात हो रही है जो हमने स्लाइड पे लोअर सम एंड अपर सम के नेम्स देखे थे। बिकॉज f is increasing on the interval 0 and 2, यानी यहाँ से यहाँ तक फंक्शन हमारा इंक्रीज हो रहा है। द मिनिमम वैल्यू ऑफ ईच सब इंटरवल अकर एट द लेफ्ट एंड पॉइंट एंड द मैक्सिमम वैल्यूज अकर एट द राइट एंड पॉइंट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखो, जब आप
लेफ्ट एंड पॉइंट एंड राइट एंड पॉइंट बनाते हो तो वहाँ पर आपको ये देखना होता है कि जब आप फंक्शंस की रीजन डिफाइन कर रहे हो तो किस रीजन पर फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है। इसको ऐसे समझो, ये मैं इस तरह से एक फंक्शन बनाता हूँ यू, ठीक है। तो मैंने फॉर एग्जांपल इस तरह से रीजन डिफाइन किया है, ये मैं एक रफ रीजन बना रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इस फंक्शन की बाउंड्री के अंदर पूछूं यहाँ पर इसके दरमियान, यानी अगर ये x0 है तो ये x1 है, इसके दरमियान बड़ी वैल्यूज कहाँ मिल रही है? आप कहेंगे सर ये वो रीजन है यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू है लोअर यहाँ पर। तो इस चीज़ की बात हो रही है यहाँ पर कि मैक्सिमम वैल्यू आकर एट द राइट एंड पॉइंट, ठीक है। और इसी तरह से लेफ्ट एंड पॉइंट पे अगर मिनिमम वैल्यूज है तो इन्हीं की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए यहाँ पर लेफ्ट एंड पॉइंट के लिए फॉर्मूला लिखा गया mi + 0 + i - 1 डिवाइड बाई 2n। तो ये जो 2n है ये हमारा डेल एक्स की वैल्यू हो गई, ठीक है। और ये i - 1 + 2 जो है वो इक्वेशंस का है। तो स्मॉल mi और कैपिटल mi यानी लेफ्ट एंड पॉइंट और राइट एंड पॉइंट दोनों के लिए निकाला जा रहा है। अब ये दोनों वैल्यूज फाइंड कर ली गई तो 2i - 1 डिवाइड बाई n आ गया, 2i डिवाइड n आ गया। अब इन दोनों को, ये वही वैल्यूज है ये दोनों जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी डायरेक्टली लिखी हुई है, ठीक है। तो अब जब वैल्यूज आ गई तो मुझे क्या करना है, यूजिंग द लेफ्ट एंड पॉइंट द लोअर सम, यानी लेफ्ट एंड पॉइंट को यूज करते हुए जो लोअर सम की वैल्यूज आएगी, यानी फॉर्मूला मैंने यूज किया लोअर सम का स्मॉल n के साथ, ठीक है। f ऑफ mi डिवाइड बाई डेल एक्स, तो डेल एक्स की वैल्यू क्या है 2/n है, 2/n लिखा। जबकि ये जो f ऑफ mi है, ये जो mi मैंने निकाला है वो निकाला है 2i - 1 डिवाइड बाई n, ये लिखा मैंने। सिंपली सिंप्लीफाई करूंगा, ठीक है। इस ये जो 2 था i - 1 होल का स्क्वायर हो गया क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है फंक्शन हमारा, ठीक है। क्योंकि ये जो फंक्शन है mi एक्स स्क्वायर पे, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर आ गया। सिंप्लीफाई कर रहा हूँ जो अलजेब्रिक फॉर्म पर होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारा एक इक्वेशन फाइंड यहाँ पर हो गया, ठीक है। किसके लिए? लोअर सम के लिए। अब राइट जो एंड पॉइंट था, जैसे हमने लेफ्ट और राइट दोनों निकाला है, तो राइट एंड पॉइंट के लिए ये, क्योंकि ये कैपिटल है m है, यानी अपर वैल्यूज की यहाँ पर बात हो रही है, एक लोअर वैल्यू है एक अपर वैल्यू है, तो ये अपर वैल्यू के लिए, ये जो हमने सॉल्व किया ये लोअर वैल्यू के लिए था। अब इसके लिए हमने फॉर्मूला लिखा है mi डेल एक्स, यही चीज़ें हमने फॉर्मूले पे देखा। अब जो हमारे पास, अगर आप टॉप पर जाएं तो ये है हमारे पास राइट एंड पॉइंट 2i डिवाइड बाई n, जबकि 2/n जो है वो डेल एक्स की वैल्यू है। वेरी सिंपल, एक्स स्क्वायर की वजह से हमने फंक्शन का स्क्वायर कर लिया। सिंप्लीफाई कर रहा हूं, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये आ गया हमारा अपर सम। अब आप बगौर देखो कि लोअर सम एंड अपर सम ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ एक फर्क है, वो है इस साइन का, ठीक है। इस साइन के बिहाव पर हमारा फंक्शन सिर्फ लोअर एंड अपर फॉर्म को चेंज कर रहा है, बाकी विद रिस्पेक्ट टू द वैल्यूज एंड फिगर ऑलमोस्ट सेम है। यही वजह है कि आप देखें तो ये हमारा अपर रीजन है, ठीक है, और ये हमारा लोअर रीजन है जो यहां पर आ रहा है, राइट। होप यू अंडरस्टैंड। अब इस एग्जाम्पल नंबर 4 ने हमें बहुत कुछ पॉइंट्स हमें दिए हैं, उन पॉइंट्स को हमें रिकॉल करना पड़ेगा। सो द एग्जाम्पल 4 illustrates some important things about the lower and upper sum. First, notice that for any number of value of n, the lower sum is less than or equal to the upper sum. ठीक है, या तो वो लेस हो रहा है या फिर बराबर हो रहा है अपर सम के। सो वी कैन सी दैट these upper values is less than this lower value, this less than equal to upper value, क्योंकि ये प्लस साइन के साथ है। Second, the difference between these two sum lessens as n increases. In fact, if you take the limit as n equal to infinity, क्योंकि जैसे जैसे n increase होगा, साइड से बात है, वैल्यूज भी अपर की एंड लोअर की क्या होगी, बोथ अपर केस एंड लोअर केस अप्रोचेस 8.3, यानी जैसे जैसे हम n को आगे की तरफ लेके जाएंगे इन्फिनिटी, तो ये 8.3 की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यूज है 8.3। तो वी कैन से दैट द लोअर सम लिमिट विल बी n goes to infinity or n tend to infinity of this function, which means that approach to 8.3. And also for the upper case or the upper sum values, if n is 10 to n, this is also approaching the at divide by 3. The next theorem shows that the equivalent of the limit as n is goes to infinity for the upper and lower is more a very important thing here. So there is a value. So not merely coincidence here, but the function is very important things as far as concerned about the continuity or the non-negative integers. So this is a very important theorem here to understand the limit concept. वैसे हम limit के concept को from the starting chapter 1 से ही जानते हुए आ रहे हैं. So the theorem says here the limit of the lower and upper sum, if or the let f be the continuous and non-negative of the interval a and b, the limit as n tend to or n move to infinity for both and lower upper sum exist are equal to each other.
ठीक है, यानी हम इन दोनों को एक दूसरे के बराबर कर सकते हैं। कैसे? अगर मैं लोअर सम की बात करूँ, n टेंड टू इन्फिनिटी, लिमिट की वैल्यूज़ लिखी, लिमिट की वैल्यूज़ लिखने के बाद हमने इसी को देखो स्मॉल m को कैपिटल M के बराबर किया, तो उसका क्या मतलब हुआ? लोअर से हम अपर की बात कर रहे हैं, एंड विच मीन दैट इज इक्वल टू s ऑफ n, वेयर डेल s इक्वल टू b माइनस a डिवाइड बाय n, एंड f of m1 एंड कैपिटल M1 आर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑन द इंटरवल सब इंटरवल। ठीक है, सब इंटरवल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू f ऑफ mi और f ऑफ कैपिटल Mi। So that's all about the area under the curve, summation notation. Summation notations को या साइन को हमने इसलिए जाना ताकि इस समेशन का रूल हमें लिमिट के अंदर समझ में आ जाए। होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द टॉपिक है। थोड़ा सा टॉपिक लॉन्ग ज़रूर हुआ, लेकिन कॉन्सेप्शनली हमें समझ में आ गया कि टेंजेंट रूल और एरिया अंडर द कर्व के रूल हम दोनों को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए एरिया अंडर द कर्व को अप्रॉक्सीमेट करते हैं, और इस अप्रॉक्सीमेशन के बिहाफ पर हमें समझ में आता है कि किसी भी तरह के कर्व के एरिया को फाइंड करने के लिए इन दोनों टेक्निक को किस तरह से कैलकुलस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा होता है। फिर भी अगर कोई सवाल है, कोई चीज़ समझ में नहीं है, कमेंट सेक्शन पर मुझे ज़रूर बताएं, कोशिश करूँगा इस हवाले से आपको बराबर जवाब दे सकूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की चीज़ें बर वक्त आसानी के साथ आपको सीखने को मिलती रहे। 4.3 नेक्स्ट सेशन पर डिस्कस करेंगे, इसी तरह से जुड़े रहें। नेक्स्ट सेशन पर मिलते हैं। सी यू देयर।